Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of April 2020। तो 28 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जिनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, जिनको इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ चाहिए, या जिनको प्रीलिम्स 365 का मटेरियल चाहिए जिसमें हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल अफेयर्स, सारी पीडीएफ हमने बना ली है, एंड दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल यू विल बी रीडिंग फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिलीव मी फॉर दैट। तो आप उसको ले सकते हैं फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट से वो लिंक है, लिंक से आप ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन सर ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी उत्तराखंड, या डी मणिपुर। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। आंसर फॉर दिस विल बी ए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की लोकेशन और इसी तरीके थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक आध क्वेश्चन इंक्लूड करें, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में रहता है। दूसरा आपका इंडियाज नेशनल वाटरवे 1 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडिया का नेशनल वाटरवे 1 किन किस स्टेट से पास करता है? अब यहाँ पे स्टेट्स के नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, 1 2 3 4 ओनली, 1 2 3 5 ओनली, या 1 2 3 4 5, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से क्या पास होता है? तो बिल्कुल इलाहाबाद वाला रीजन उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश सही होगा। देन बिहार, तो यस बिहार से भी पास होता है, झारखंड से भी होता है, छत्तीसगढ़ से नहीं होता है, यानी 4 कैंसिल हो गया, एंड वेस्ट बंगाल से पास होता है। तो 1 2 3 एंड 5 हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो 1 2 3 5 आपका सी है, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट अब बोल रहा है कि टिग्रिस रिवर फ्लोज थ्रू टर्की एंड इराक। टिग्रिस रिवर आपकी टर्की और इराक से पास होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मैकोंग रिवर फ्लोज थ्रू पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कि मैकोंग रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से पास होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत? तो इसका आंसर होगा ए 1 ओनली, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से तो कहीं से कहीं तक मैकोंग पास ही नहीं होती है ना। मैकोंग कहाँ से निकलती है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि आपका तिब्बतन प्लेटू से चाइना की यूनान प्रोविंस से होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम में जाती है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये इसका आंसर होगा ए 1 ओनली। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चंस के साथ, जरूर, है ना। अब मैप ऑफ द डे में आएंगे, मैप ऑफ द डे की एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो बढ़िया आपके लिए एक मैप एक्सरसाइज लेके आए। आज जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है मेजर आइलैंड्स इन इंडिया। इंडिया के मेजर आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे करके, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो गुजरात वाला रीजन है, वहाँ पे आपको पंचम, खादिर, बेत, नोरा, पीरतन, ये वेस्टर्न, देखो इनको बेसिकली किसी एक स्टेट के आप नहीं बोल सकते उस कारण से, क्योंकि किसी स्टेट आइलैंड है तो किसी एक स्टेट में तो नहीं होगा, है ना। अब हो भी सकता है लोकेशन ऐसी रहे, लेकिन अब देखो मेन जो आइलैंड है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो आपको यहाँ मेन ये देखना है कि कौन सा वेस्टर्न साइड में है, कौन सा ईस्टर्न साइड में है। तो इस तरह से पूछेगा, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट उस आइलैंड से रिलेटेड है तो ये भी मैं आपको बताता चलूंगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूंगा। जैसे कि आप वेस्टर्न साइड में अगर आप देखो गुजरात वाले में, तो वहाँ पे आपको खादिर दिख रहा है, पंचम दिख रहा है, बेत दिख रहा है, नोरा दिख रहा होगा, पीरतन, आलिया बेत, खालिया बेत, दीव, बुचर, सैलसेट। सैलसेट आपका मुंबई का है ना। तो आप ऐसे करो तो सैलसेट है, एलिफेंटा, ओइस्टर, बुचर, ये आपका मुंबई वाले रीजन में है, ठीक है ना। देन आलिया बेत, खालिया बेत, यहाँ पे दीव है। गुजरात में आपका खादिर, पंचम, बेत, नोरा एंड पीरतन, ये आइलैंड है। खादिर, पंचम, बेट, नोरा एंड पीरतन। देन आपका ये जो सालसेत वाला रीजन है, सालसेत बसीन, आपने ट्रीटी पढ़ी होगी ना, सालसेत बसीन, ये सारी चीज़ें, तो ये वहाँ आपका मुंबई वाले रीजन में है। सेंट मैरी करके जो आइलैंड ये आपको दिख रहा हो, सेंट मैरी दिख रहा है ना ये आपको, सेंट मैरी आपका कर्नाटका में है, ठीक है ना। फिर ये नीचे शेटलैंड आइलैंड दिख रहा होगा। तो यहाँ लोकेशन भी याद रखना, थोड़ा नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है कि सेंट मैरी, शेटलैंड एंड कोकोनट। कोकोनट आपका थ्रिसूर केरला में है, ओके, याद रखिएगा। कोकोनट जो है आपका वो थ्रिसूर केरला में लोकेटेड है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये नॉर्थ टू साउथ जरूर पूछ सकता है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको और कुछ कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ नीचे देखो, नीचे आपको यहाँ पंबन दिख रहा होगा। पंबन काफी इंपॉर्टेंट है। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको राम सेतु भी कहा जाता है। राम सेतु जो है वो एडम्स ब्रिज को ही कहा जाता है। कच्छा थीवू आपको दिख रहा होगा। कच्छा थीवू आपका श्रीलंका के कंट्रोल में है। एक्चुअली कच्छा थीवू जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड था, जिसको कि 1976 तक इंडिया क्लेम करता था कि उसका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच का डिस्प्यूट है, ये कच्छा थीवू कहा जाता है। आपका एडम्स ब्रिज भी है जो कि आपको यहाँ पे कनेक्ट करता है मन्ना, गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में। अब हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं। ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे श्री हरिकोटा दिख रहा होगा जो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। देन आपको होप आइलैंड दिख रहा होगा ऊपर, होप आइलैंड भी आंध्र प्रदेश का है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। देन आपको व्हीलर आइलैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उड़ीसा में आपको दिख रहा होगा। देन आपका सागर दिख रहा होगा, न्यू मूर दिख रहा होगा। यहाँ पे मजुली असम का है, मजुली जो है असम का है। मजुली के बारे में याद रखिएगा फैक्ट कि 2016 में ये पहला आइलैंड बना जिसको कि डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, इंडिया का पहला आइलैंड जो कि डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया 2016 में। और मजुली जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आपका मजुली ही है। तो हैबिटेबल रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजुली, और 2016 में इसको इंडिया का एकमात्र ये आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है जिसको घोषित किया गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार में नारकोंडम और बैरन दिख रहा होगा, नारकोंडम और बैरन। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल क्या है। तो आपका 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आता है, ठीक है ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। इसके अलावा ग्रेट अंडमान जो है उसमें 3 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। और इसके बाद जो निकोबार वाला रीजन है उसमें लिटिल अंडमान और निकोबार आता है, लिटिल अंडमान और निकोबार। तो आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल आता है। उसके नीचे आपको इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। एंड आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास आता है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका डंकन पास भी आता है। अब आपको यहाँ पे 2 आइलैंड दिख रहे होंगे, एक नारकोंडम आइलैंड है, दूसरा बैरन आइलैंड है। अब बैरन आइलैंड अभी 2017 में ही रिसेंटली इरप्ट हुआ था, क्वेश्चन भी पूछा गया था ये। तो 2017 का ये रिसेंटली इरप्टेड आइलैंड है और ये एकमात्र एक्टिव आइलैंड है, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना। तो इस रीजन का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है नारकोंडम आइलैंड। वहीं पे अगर आप देखो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको एक डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलता है, ठीक है ना। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो, डी मैंने लिख दिया है, डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलता है आपको नारकोंडम, और बैरन आपका एक्टिव वॉल्केनो है एकमात्र, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस मैप से रिलेटेड एंड अच्छा मैप था, अच्छी एक्सरसाइज हुई। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो न्यूज एनालिसिस में अगर हम देखें तो आरबीआई ओपन्स ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी टैप ओपन कर दी है। तो हम ये चीज़ तो बाद में देखेंगे कि लिक्विडिटी टैप क्यों ओपन की है, क्या इसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। आप सपोज आपके पास 1,000 रुपये है, यू हैव ₹1,000। ओके, आपके पास 1,000 रुपये है। अब आप इसको 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका आपने क्या किया, आपने 1,000 रुपये के यस बैंक के शेयर ले लिए। सपोज यस बैंक, केवल यस बैंक के शेयर ले लिए जो कि 200 रुपये के थे, एक शेयर 200 रुपये का था। तो कितने शेयर आप लोगे, 5 शेयर आप ले पाओगे यस बैंक के, 5 शेयर ले लोगे आप यस बैंक के जिसमें 200 रुपये के थे। दूसरा, आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर को 1,000 रुपये दे दिया। दूसरा तरीका क्या है कि वो 1,000 रुपये आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिया। आपने कहा कि इसको म्यूचुअल फंड में लगा दो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें शेयर्स का एक बेसिकली बास्केट होता है। शेयर का बास्केट कैसे होता है, जैसे 200 रुपये का हो सकता है, उसमें उसने यस बैंक में लगा दिया हो, एक शेयर उसने यस बैंक का ले लिया। रिलायंस का शेयर मान लो उस समय 500 रुपये का चल रहा था, रिलायंस का शेयर 500 रुपये का चल रहा था, तो उसने एक शेयर रिलायंस का ले लिया। तीसरा शेयर उसने इस तरह से किया, एक बास्केट बनाया। तीसरा शेयर जो कि एक उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिया। चौथा कुछ उसने और कहीं पे लगा दिया। तो एक पोर्टफोलियो उसने इस तरह तैयार किया जिसमें बास्केट ऑफ थिंग्स है, अलग अलग चीज़ों का एक डाइवर्सिफाइड उसका बास्केट बना लिया, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बेसिकली बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे डाइवर्सिफाइड आपके इक्विटी भी हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ों का एक बास्केट तैयार किया जाता है। इसमें आपका लॉसेस कम रहते हैं। क्यों लॉसेस कम रहते हैं, एग्जाम्पल आप समझते हैं। जैसे यस बैंक जब डूबा तो उसकी 200 रुपये की प्राइस से वो 17 रुपये की प्राइस पे आ गया। हमने देखा कि आपने 200 रुपये के 5 शेयर लिए थे, तो अगर 200 रुपये के 5 शेयर थे तो 17 रुपये के 5 शेयर अब बचे आपके पास। तो इनकी प्राइस कितनी हो गई, इनकी प्राइस हो गई 17 × 5 = कितनी, 85। तो यानी कि आपने
₹1000 जो लगाए थे वो आपके ₹85 में कन्वर्ट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल जो था पोर्टफोलियो मैनेजर का, जिसने कि ₹500 का रिलायंस का शेयर लिया था, ₹200 का आपका यस बैंक का लिया था, और एक तीसरा बास्केट में कुछ और चीज़ थी। तो सपोज करो कि यस बैंक के शेयर की प्राइस ₹17 हो गई, तो आपके यस बैंक की प्राइस 17 है, लेकिन रिलायंस की हो सकता है प्राइस 500 की 500 ही रहे। समझ में आया ना? तो रिलायंस की अगर 500 की 500 ही रहेगी तो आपको देखो 500 प्लस 17, 517। अब एक जगह आप ₹85 पे गिर गए, अगर आपने सिर्फ एक शेयर पे इन्वेस्ट किया था तो ₹85 पे गिर गए आप। और दूसरी जगह वहीं पे अगर आपने बास्केट में इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, तो आपकी जो लॉसेस थे कितने ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, है ना? तो यही कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में इसीलिए नुकसान कम रहता है, ठीक है ना? अब हम आते हैं, देखते हैं स्कीम क्या है बेसिकली। आरबीआई ने अभी क्या हुआ कि अब देखो, मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड में नुकसान क्यों कम होता है, क्योंकि एक हो सकता है आपका शेयर की प्राइस घटे लेकिन दूसरे की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसको कंपनसेट करते हो। तो कंपनसेटरी जो पावर है वो म्यूचुअल फंड्स में होती है। अब इस बार का केस थोड़ा डिफरेंट है। जो कोविड-19 का समय आया तो सारे के सारे शेयर्स अपने दामों से गिर गए, सारे के सारे शेयर्स में नुकसान हुआ। इस कारण से म्यूचुअल फंड्स भी ओवरऑल जो है वो एक निगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिला, और वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जिसको कि ओवरकम नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट जो टेम्पल्टन फ्रैंकलिन करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने तो 6 अपने उसको सेल भी कर दिया है ना, वो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। तो वही कारण है कि इस चीज को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये समझा कि जो लिक्विडिटी क्रंच है वो बहुत ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इस कारण से उन्होंने कुछ एक स्कीम खोली है ताकि जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स की वो सॉल्व हो जाए। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें रेपो ऑपरेशंस के थ्रू बेसिकली पैसा बैंक्स को दिया जाएगा। रेपो ऑपरेशन आपको पता है ना क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई से पैसा लेते हैं बैंक्स, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते हैं बैंक्स एक इंटरेस्ट रेट पे, वो इंटरेस्ट रेट आपका रेपो रेट कहलाता है। तो ये रेपो ऑपरेशंस ही होते हैं, बट ये जो है ये एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसको एसएलएफ बोलते हैं, इसी कारण से इसको स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी बोल रहे हैं। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एमएफ। एमएफ क्यों? क्योंकि फॉर म्यूचुअल फंड्स है। तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी में क्या होता है, अब आरबीआई क्या करेगा, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पे, रिड्यूस्ड रेपो पे बैंक्स को पैसा देगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो पैसा बैंक रिड्यूस्ड रेपो में यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एमएफ के थ्रू पैसा लेंगे, वो केवल और केवल वो म्यूचुअल फंड्स में ही लगा सकते हैं। तो ये एक फायदा रहता है। इसी कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एमएफ इसको इंट्रोड्यूस किया है। रिड्यूस्ड रेपो ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि बैंक्स जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो रेपो रेट कहलाता है, रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। ये रिड्यूस्ड रेपो रहेगा यहाँ पे, और एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है बेसिकली, जो कि आपको केवल केवल म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। वो इस कारण से इसमें 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी टैप म्यूचुअल फंड्स के लिए आरबीआई ने ओपन किया है। मतलब कि 50,000 करोड़ तक बैंक सब ले सकते हैं, ठीक है ना? पहले आओ पहले पाओ, आओ और ले जाओ पैसा, ठीक है ना? और लगाओ इसको कहां पे? म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, ठीक है ना? तो ये एक चीज थी जो कि इस न्यूज आइटम में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द थिंग विच वाज देयर, एंड वही लिक्विडिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए बेसिकली ये चीज की गई है। तो टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, उसने डिसाइड किया टू वाइंड अप 6 डेट फंड्स दैट हैव कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ नियरली 26,000 करोड़। तो अभी बेसिकली टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जो था उसने जब ये सेल किया अपने डेट फंड्स को, उसको तब उसके बाद ये मूव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो यहां पे हम आगे जब आएंगे तो एडिटोरियल पेज पर आएंगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल आई हैव रेड इन द लास्ट 1 or 2 months आप कहना चाहिए। दिस वेरी गुड आर्टिकल, जो वो आंसू लाने वाला आर्टिकल बोलता हूं ना कभी कभी कि आंसू लाने वाला आर्टिकल। तो दिस इज वन सच आर्टिकल, द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड द न्यू ऑर्डर, रिटन बाय एम के नारायणन, जो कि पहले आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी वो रह चुके हैं। तो इट्स रिटन अ ब्रिलियंट आर्टिकल, ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड। एक तरीके से इस तरह से लिखा गया है कि मतलब आपको पूरे आर्टिकल में आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपको इजी लैंग्वेज भी मिलेगी। तो आप एक बार इसको इस तरह का आर्टिकल जरूर पढ़िए कि आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, वो आपको ऐसे आर्टिकल्स में समझ में आता है। तो आगे मूव करते हैं, आप देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, बट वी विल कम डायरेक्टली टू आवर एडिटोरियल फर्स्ट। पहले हम एडिटोरियल में आएंगे अपने। द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड न्यू ऑर्डर। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि दिस
कोविड-19 हैज सम सीरियस फॉलआउट्स, बहुत सारे फॉलआउट्स हैं जो कि इस कोविड-19 से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो फॉलआउट देखने को मिला वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिला। ऑथर ने कहा है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपनी वैल्यू लूज कर दी, मींस दे हैव फेल्ड टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। पहला जो इंस्टीट्यूशन लूज किया वो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत दिनों तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी मीटिंग ही नहीं कर पाया। मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि वर्ल्ड में ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए बनी है, लेकिन इतनी बड़ी क्राइसिस आती है जो कि पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक घोषित हो जाती है, फिर भी आप एक मीटिंग करने से मतलब हिचकिचाते हो, आप एक मीटिंग नहीं कर पाते हो। तो ऑथर ने कहा कि जो पहला सीरियस फॉल आउट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए मिला कि उनकी वैल्यू थोड़ा लूज हो गई। जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी। इनफैक्ट अमेरिका ने उसकी फंडिंग रोक दी। मतलब भले वो मूव गलत था, लेकिन एक तरह से आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली उस इंस्टीट्यूशन की जो लेवल है वो डिग्रेड हो गया है ना। तो ये दूसरी चीज देखने को मिली। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है सबसे पहली बात कि अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज्यादा फॉल आउट देखने को मिलेंगे। जो दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने उठाया वो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट उठाया है। अब इकोनॉमिक व्यू पॉइंट में सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड में आपको एक ग्लोबल स्लोडाउन तो ऑलरेडी चल रहा था, कोविड-19 के आने के बाद वो इकोनॉमिक स्लोडाउन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इंडिया का एग्जांपल दिया कि जो इंडिया की ग्रोथ रहेगी 1.5 से लेकर 2.8% के बीच में पैक की जा रही है, जो कि 7% पे चल रही थी, अभी 7% पे चल रही थी, अब वो 1.5 से 2.8% पे आ जाएगी। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी होगा, लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, स्लोडाउन है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके अलावा लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब, बहुत सारे जॉब्स ही लूज होंगे। इसके अलावा ऑथर ने एक जो अगला पॉइंट उठाया है निगेटिव फॉलआउट, वो है लॉस ऑफ लिबर्टी। वेरी गुड पॉइंट स्टेटेड बाय द ऑथर। सबसे पहले बात कि बहुत सारी कंट्रीज, चाहे आप चाइना का एग्जांपल देख लो, जिन्होंने कोविड-19 के नाम पे या इमरजेंसी मेजर्स के नाम पे कई ज्यादा डेस्पोटिक मेजर्स भी अडॉप्ट किए हैं। इनफैक्ट आज के एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें भी यही बात की जाएगी कि कई कंट्रीज ऐसा कर रही हैं कि वो इमरजेंसी प्रोविजंस के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी करें जो कि लिबर्टी को स्टेक पे रख रहा है। तो ऑथर ने वही कहा कि पोस्ट कोविड-19 द वर्ल्ड में हैव टू पे अ हैवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लिबर्टी। बहुत अच्छी लाइन ये है कि आफ्टर कोविड-19 द वर्ल्ड में हैव टू पे अ हैवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लिबर्टी एंड omnipotent state could well become a reality। एक omnipotent state could become a reality, क्योंकि अगर आप देखो तो जो सबसे अधिक काम किया है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए वो स्टेट नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइवेट सब भाग गए, प्राइवेट सब लॉकडाउन कर दिया गया, तो स्टेट जो है वो ऑल माइटी, ऑल पावरफुल बन के सामने आएगा। तो एक omnipotent स्टेट जो है दैट कैन बिकम अ रियलिटी। अगला जो ऑथर ने पॉइंट उठाया वो है चाइना इन लाइमलाइट। तो चाइना ने क्या किया बेसिकली, बहुत प्यारी प्यारी लाइन लिखी गई है। चाइना हैज ट्राइड टू शिफ्ट इट्स पोजीशन फ्रॉम बीइंग अ ब्लैक स्वॉन टू अ मैस्करेड एज अ वाइट वन। तो ये जो लाइन, इसका मतलब क्या है कि चाइना अपनी इमेज चेंज करने में लगा है फ्रॉम अ ब्लैक स्वॉन, मतलब कि समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैंडेमिक। ऐसी कंट्री थी चाइना जो कि इस पैंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इट वॉज द ब्लैक स्वॉन फॉर दिस पैंडेमिक, बट नाउ इट इज टर्निंग इटसेल्फ टू बी अ वाइट वन। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, पैलिएटिव केयर दे रहा है एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, वेस्ट एशियन कंट्रीज को। तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को शिफ्ट करने में वो आगे आया है, ब्लैक स्वॉन से वो वाइट वन में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगली चीज अगर आप देखो तो चाइना इंडिस्पेंसिबल है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग व्यू पॉइंट ऑल्सो। चाहे मास्क ले लो, चाहे आप वेंटिलेटर ले लो, चाइना ने हर जगह अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। तो दिस वॉज रिलेटेड टू चाइना। ना ऑथर ने क्या किया है, कंट्री लेवल पे और रीजन लेवल पे इंपैक्ट कोविड-19 का बताया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। देखो यही तो इस आर्टिकल की खासियत थी कि बहुत अच्छे से सारी चीजें एक साथ समराइज कर ली गई। अब आप चाहो तो इस पूरे आर्टिकल के दम पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो जो बेसिकली यूपीएससी मेंस पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने कंट्री का लिया है वो है यूएसए। तो यूएसए के बारे में ऑथर का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज ऑलरेडी बीइंग टाउटेड एज अ फेलिंग स्टेट। यूएसए को कई लोग अभी फेलिंग स्टेट ऑलरेडी बोल रहे थे फ्रॉम द करंट लीडरशिप ऑल्सो। अगर आप देखो तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में देखो तो इट इज स्लाइटली कन्वर्टिंग इनटू अ फेलिंग स्टेट। चाहे वो अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में ये फेल कर गया, चाहे वो अपनी कंट्री में ही फेल कर गया। तो ये कुछ फेलिंग स्टेट के जो चीजें थी वो देखने को मिली हमको। और नाउ आफ्टर दिस कोविड-19 जो इसकी इमेज थी, मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी थी टू प्ले अ
critical role in the world affairs that is certain to be diminished now। तो यूएसए के बारे में ऑथर का कहना है कि जो इसकी बेसिकली कैपेसिटी थी कि वो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता था वर्ल्ड अफेयर्स में, वो इसकी कैपेसिटी गिरेगी। यहाँ पे ऑथर ने चाइना का नाम लिया है कि चाइना जो रहेगा वो मेन बेनिफिशियरी रहेगा जियोपॉलिटिकल टर्नआउट में, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल कंडक्ट को, इंटरनेशनल रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। तो भले जो वर्ल्ड ऑर्डर है गलत कंट्री के हाथ में जाएगा, लेकिन वो शिफ्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं ऑथर ने यूरोप के बारे में कहा है कि यूरोप जो है शॉर्ट से मीडियम टर्म में इट विल बी इनकैपेबल इन डिफाइनिंग एंड डिफेंडिंग इट्स ओन कॉमन इंटरेस्ट लेट अलोन हैविंग एन इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। तो ऑथर का कहना है कि यूरोप भी इसी तरीके से इररिलेवेंट होना शुरू हो चुका है, और आगे धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब यूरोप अपने ही कॉमन इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा, लेट अलोन वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर की तो बात छोड़ो, वो अपने ही इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। जर्मनी थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, ऑथर का कहना है जर्मनी विल रिटेन सम ऑफ इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ, ये एक ऑथर ने जरूर कहा है। लेकिन फ्रांस और ब्रेग्जिट के बाद जो यूनाइटेड किंगडम की हालत है, मतलब फ्रांस की और पोस्ट ब्रेग्जिट यूके की जो हालत है, वो ऑथर ने कहा है कि वो ऐसे ही रह जाएगी, वो अभी भी कोई ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, आगे भी ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा ऑथर ने सऊदी अरेबिया और ईरान का एग्जाम्पल लिया कि सऊदी अरेबिया और ईरान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो पूरा का पूरा ऑयल पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और ऑयल जो है अपने आप अपना वर्स्ट टाइम देख रहा है इस समय। तो ऑथर का कहना है कि इन कंट्रीज के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, कोई ऐसा विनर या विक्टर नहीं निकलेगा। लेकिन एक कंट्री जिसको फायदा हो सकता है वो है इजराइल। इजराइल में भी वन कंट्री विच माइट बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन टू इट्स एडवांटेज। वहाँ डॉक्टर्स के नंबर बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे वो एडवांटेज है। दूसरा आप देखो तो सॉफ्टवेयर सेक्टर है या बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है जिसमें इजराइल काफी आगे है ऑलरेडी। अब ऑथर ने फाइनली इंडिया का नाम लिया है कि इंडिया में क्या क्या होगा। तो पहली चीज कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा डेंजर क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर में है। हम सबसे ज्यादा चाइनीज बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चाइना का जगरनॉट जो चल रहा है उसको जीतना बहुत कठिन है, मतलब इंडिया के लिए जीतना बहुत कठिन है उससे। और चाइना क्या है कि अपने पुराने साथी तो हैं उसके, वो नए साथी बना रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, ये मेडिकल केयर, पैलिएटिव केयर, इन सब के माध्यम से वो नए दोस्ती बनाते जा रहे हैं। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको हम हटा नहीं सकते। उसके पास इतना पैसा है कि वो एक टर्म आपने सुना होगा, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन एक टर्म है चेकबुक डिप्लोमेसी। तो चाइना जो है वो चेकबुक डिप्लोमेसी खेलता है। क्यों कि क्या करता है, जहां पे जाएगा वो चेकबुक में लिख देगा, ब्लैंक चेक दे देगा कि आप भर के लो, जितना पैसा लेना है लो। तो एक तरीके से लोगों को अपने अंदर डेट में रख लेता है। चाहे आप श्रीलंका का एग्जांपल देख लो तो बहुत बड़ी डेट में है श्रीलंका, है ना, चाइना के। पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान बहुत बड़ी डेट में है श्रीलंका के। तो वो चेकबुक डिप्लोमेसी बेसिकली खेलता है, जिसको इंडिया नहीं खेल सकता, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। दूसरा जो निगेटिव एडवांटेज इंडिया को वो वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा कि वेस्ट एशिया यानी कि जो आपका ईरान और सऊदी वाला रीजन है, अगर वो इम्पैक्ट में आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो या तो इंडिया वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनका जॉब लॉस और ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑयल कंट्रीज हैं, वहाँ पे पैसा कम होगा तो वो जॉब लॉस होगा, फिर वो या तो इंडिया आएंगे। तो पहला तो अब हम डेमोग्राफिक चेंज देख सकते हैं। दूसरा, हम अगर वहाँ पे उनकी इनकम कम होगी तो फिर हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आता था, जो इनफ्लो होता था फॉरेन फंड्स का, वो कम रहेगा। तो इस आर्टिकल में पूरी चीज़ें ऑथर ने डिस्कस कर दी, एक तरीके से हर चीज़ बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल था एंड एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। इसके बाद आपको आर्टिकल नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है वर्चुअल यट ओपन। अब वर्चुअल यट ओपन जो है वो कोर्ट्स की वर्किंग के लिए आर्टिकल लिखा गया है। तो एक एक करके मैं इसके पॉइंट्स आपको बताता हूं। तो वर्चुअल यट ओपन में सेंट्रल क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हुआ है, अभी देखा होगा आपने, नेशनल लॉकडाउन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है और जो दूसरे कोर्ट्स हैं वो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स होल्ड कर रहे हैं। तो वो वर्चुअल प्रोसीडिंग होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या ये नया नॉर्मल बनता जा रहा है, मतलब इज इट बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है कि मतलब पहले क्या नॉर्मल था, कोर्ट प्रोसीडिंग, अब क्या है, ये आपका वर्चुअल प्रोसीडिंग हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अब ये नॉर्मल हो जाए कि वर्चुअल प्रोसीडिंग ही आगे कंडक्ट हो। तो दिस इज द सेंट्रल क्वेश्चन। यहाँ पे सीजीआई का क्या कहना है, यानी कि जो ऐसे बोबड़े हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कि वर्चुअल कोर्ट क्लोज्ड कोर्ट्स हैं, तो वर्चुअल कोर्ट्स आर ऑल्सो ओपन कोर्ट्स। सीजीआई का कहना है कि वर्चुअल कोर्ट्स आर ऑल्सो ओपन कोर्ट्स एंड यू कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि वो इन कैमरा हो रहा है या क्लोज्ड प्रोसीडिंग
प्रोसीडिंग है। इन कैमरा इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ और है। यहाँ इसमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यहाँ पे आप तुरंत देख सकते हो। ऐसा नहीं कि कैमरा में रिकॉर्डेड है और इसको कुछ ही लोग देख सकते हैं, तो इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, सो इट इज ऑल्सो एन ओपन कोर्ट। दिस इज व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सेइंग। अब क्यों वर्चुअल कोर्ट की जरूरत पड़ी? तो पहला रीजन वर्चुअल कोर्ट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी नेशनल लॉकडाउन के समय में जस्टिस डिनाय ना रहे और जस्टिस डिलेड ना रहे, इस कारण से वर्चुअल कोर्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये दो रीजन है जिसके कारण कि अपने को वर्चुअल कोर्ट्स की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे SCBA का क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है प्रोसीडिंग्स, दे शुड बी लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ करंट क्राइसिस ओनली। उनको करंट क्राइसिस तक ही लिमिटेड रखना चाहिए एंड इट शुड नॉट बिकम अ न्यू नॉर्मल टू रिप्लेस द ओपन कोर्ट हियरिंग। तो ओपन कोर्ट हियरिंग को रिप्लेस करने वाली ये न्यू नॉर्मल ना बन जाए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है। ऑथर का ये कहना है कि ऑथर ने बेसिकली वो व्यू पॉइंट एक्सेप्ट किया है कि ओपन कोर्ट ही है, बेसिकली वर्चुअल कोर्ट भी है तो क्लोज कोर्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो ओपन कोर्ट। एंड ऑथर ने यहाँ पे एक सजेशन दिया है कि यू कैन यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोर्ट्स की वर्किंग को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पूरे सिस्टम को यूज कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे कि ऑथर ने कहा है कि इन द लोअर कोर्ट्स एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज बाय वर्चुअल मींस। आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हो वर्चुअल मींस के थ्रू। दूसरा, हायर कोर्ट्स में एक सिस्टम बना सकते हो जहां पे एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट इन प्लेस। तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप टाइम एलोकेट कर सकते हो, सब ऑनलाइन ही हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जजमेंट भी थोड़ा कंसाइज आएंगे और जल्दी आने की संभावना है। देन डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशूज, एक निगेटिव चैलेंज जिसमें ये रहता है कि टेक्निकल चैलेंज आ जाता है, कभी कभी कनेक्टिविटी का इशू रहता है, इसलिए हर जगह आप इस तरह से ओपन प्रोसीडिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आपको अच्छा चाहिए, कनेक्टिविटी, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको अपलोड लिंक स्पीड अच्छी चाहिए। लेकिन वर्चुअल हियरिंग्स जो है दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम द ओपन कोर्ट कन्वर्सेशंस। ऑथर का कहना है कि वो बिल्कुल अलग नहीं होते हैं एंड आप अगर चाहें तो उसको ओवरऑल जुडिशरी को इंप्रूव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेड इन दिस आर्टिकल। ये दो आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है अ पॉलिसी रोड मैप टू टैकल कोविड-19। कोविड-19 को टैकल करने के लिए क्या पॉलिसी रोड मैप होना चाहिए? अब यहां पे ऑथर ने सबसे पहले बोला कि 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी पॉलिसी आप बनाओ लेकिन वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। पहला, they must aim to minimize the loss of life directly resulting from the disease। पहली पॉलिसी में आपको ये देखना है कि वो जो भी पॉलिसी बने उसमें जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको रिड्यूस करना है। दूसरा, दे मस्ट रिस्टोर द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एज सून एज पॉसिबल। कोई भी पॉलिसी आप बनाओ लेकिन उसको ये टारगेट करना है कि जल्दी से जल्दी जो आपका इकोनॉमिक लाइफ है एंड सोशल लाइफ है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। Third, they must aim at a glide path out of the crisis that can responsibly be projected to end it once and for all। मतलब कि आपको कुछ ऐसी पॉलिसी देखना है जो कि शॉर्ट टर्म मेजर्स पे ना रहे। मतलब कि ऐसा ना रहे कि ठीक है कुछ समय के लिए टेम्पोरेरीली आप इसको हॉल्ट कर दो, लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन खोजना चाहिए। जैसे कि आप वैक्सीन खोज रहे हो, वैक्सीन एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर आप लॉकडाउन या फिजिकल डिस्टेंसिंग करते रहोगे तो वो तो टेम्पररी अरेंजमेंट है, जिस दिन ये चीज़ बाहर आएंगे लोग उस दिन ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो जो परमानेंट सोल्यूशन है वो आपका वैक्सीन्स एंड ऑल है। तो वही ऑथर ने यहाँ पे बोला है। अब ये तो 3 कंडीशंस हो गई। अब आप इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कैसे करोगे? तो सबसे पहला जो ऑथर ने बोला एग्जांपल वो ये दिया कि फर्स्ट, इन्फेक्शंस व्हिच डू नॉट लीड टू फैटेलिटीज और लास्टिंग इलनेसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज ऑन बैलेंस्ड डिजायरेबल। मतलब कि सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि देखो आप सेग्रीगेट करो। सेग्रीगेट कैसे करो कि कौन सी डिसीज ऐसी हैं जिनमें कि इलाज डिले हो सकता है और कौन सी डिसीज ऐसी जहां पे आपको तुरंत बिल्कुल देखना है, तुरंत उपचार करना है। इस तरीके से सेग्रीगेट करके अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बेड आपके पास लिमिटेड है, आपके पास हॉस्पिटल्स लिमिटेड है, आपके पास वेंटिलेटर्स लिमिटेड है, आपके पास जितना मैकेनिज्म है वो लिमिटेड है। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि ये बैलेंस बना के चलना है, ठीक है ना। इनके बीच में जो इन्फेक्शन जो कि मतलब कि जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो देर से ठीक होते हैं, सबके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। टेस्टिंग आपको मास स्केल पे रखनी है, लेकिन टेस्टिंग अगर देखो तो वो अचीव हो नहीं पा रही है, ना केवल इंडिया में बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं अचीव हो पा रही है। इंडिया में तो बहुत कम है टेस्टिंग फिर भी। तो ऑथर ने वो भी पॉइंट बोला कि टेस्टिंग को आपको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो ऑथर ने दिया है कि द पॉलिसीज मस्ट मेक अ लिंक बिटवीन द रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट एंड एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन कंटेनिंग एंड एंडिंग द डिसीज। तो आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए इकोनॉमिक आउटपुट और एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन कंटेनिंग द डिसीज ऑल्सो।
मतलब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि आपको जितना खर्च करना है खर्च करो, लेकिन आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो। ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि जो भी पैसा वैक्सीन में खर्च हो रहा है, या जो भी पैसा मास्क में खर्च हो रहा है, या जो भी पैसा वेंटिलेटर्स में खर्च हो रहा है, आप उसको खर्चा मत समझो, आप उसको ये समझो दैट इट इज़ अ हेल्दी सोसाइटल रिटर्न। एक तरीके से एक हेल्दी सोसाइटल रिटर्न समझो और उसमें पैसा लगाओ और जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की कोशिश करो। तीसरा है स्मार्ट डिज़ाइन ऑफ पॉलिसीज़। एक स्मार्ट डिज़ाइनिंग ऑफ पॉलिसीज़ करो। कैसे? जैसे जो लो रिस्क एरिया वाले लोग हैं, या जो लोग ठीक हो चुके हैं, या जो लोग अब रिस्क में नहीं हैं, उन लोगों को आप लेट देम रिटर्न टू देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट दोज हु आर एट हायर रिस्क। तो उनको प्रोटेक्ट करो जो हायर रिस्क में है, लेकिन उनको जो लो रिस्क में है उनको थोड़ा ओपन करो, उनको काम पे जाने दो। तो इससे इकोनॉमी और सोशल लाइफ दोनों में बैलेंस बनेगा। तो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। ये एडिटोरियल पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब हम न्यूज़ एनालिसिस में आएंगे। अगली न्यूज़ में आते हैं। देखो यहाँ पे जो एडिटोरियल के बाद जो न्यूज़ है, इंडिया अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स एज पर अ रिपोर्ट। अब इंडिया जो है वो टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स में आ गया है। अभी रिपोर्ट आई है, बेसिकली स्टॉकहोम का थिंक टैंक है जिसको सिप्री कहा जाता है। सिप्री का क्या है फुल फॉर्म देख लेना यहाँ पे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री करके है। ये स्वीडिश थिंक टैंक है जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग किसी कितनी होती है इनके बारे में रिपोर्ट निकालते हैं। तो अभी बेसिकली उन्होंने 2-4 फैक्ट्स जो है बताए कि जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री का वो 1917 बिलियन डॉलर हो चुका है, 1917 बिलियन डॉलर हो चुका है, जिसमें कि आपका जो टॉप है वो यूएसए है विद 732 बिलियन डॉलर। देन दूसरे नंबर पे आता है चाइना आपका, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। मतलब कि ये 3 सबसे बड़े जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर हैं, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे आपका इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का जो है बेसिकली स्पेंडिंग है वो 71.1 बिलियन डॉलर है, चाइना का 261 बिलियन डॉलर है। ओके मतलब कि लगभग 3.3 टाइम्स ज़्यादा चाइना इन्वेस्ट करता है इंडिया से इन द मिलिट्री, फॉर द मिलिट्री पर्पस। और यूएसए वहीं पे और 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। यूएसए का 732 बिलियन डॉलर है, 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इन द मिलिट्री एंड ऑल। तो सबसे पहले यूएसए, दूसरा चाइना, देन इंडिया, देन चौथा रशिया 65.1 बिलियन डॉलर इस बार का मिलिट्री स्पेंडिंग था उनका। देन सऊदी अरेबिया का 61.9 बिलियन डॉलर। तो ये टोटल बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग में। ये स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका नाम है क्या, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। इसकी रिपोर्ट में ये डेटा आया है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये आंसर राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे पर्पस में अगर कभी आप यूज़ करना चाहें, एंड या प्रीलिम्स में तो बिल्कुल हो ही सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो न्यूज़ है वो है बीटीएडी प्लेस्ड अंडर गवर्नर्स रूल। तो बीटीएडी क्या है, अभी न्यूज़ में भी था रिसेंटली, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नर रूल के अंदर डाल दिया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 5-year टर्म ऑफ द काउंसिल दैट गवर्न्स इट। तो बीटीएडी की जो काउंसिल है उसका 5 साल का जो टर्म था वो खत्म हो गया, एंड चुनाव लॉकडाउन के कारण हो नहीं पा रहे। आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, एंड इस कारण से जो चुनाव थे वो 4 अप्रैल को होने थे, बट वो नहीं हो पाए, एंड इस कारण से अभी ये गवर्नर्स रूल में चला गया है। तो असम बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, असम बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बीटीएडी के अंदर आते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार, क्योंकि ये अभी बीटीएडी न्यूज़ में भी था, इसमें थोड़ा चेंजेस किए गए थे कुछ, और बीटीएडी में ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं असम के जो किसके अंदर आते हैं। तो एक कोकराझार है, देन चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली इसके अंदर आते हैं। कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी, ये इसके अंदर आपके आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ बीटीएडी डिस्ट्रिक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ बीटीएडी। तो इस तरह के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये चारों डिस्ट्रिक्ट का नाम, और बीटीएडी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया ना। तो ये टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट होता है, असम का है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर आता है, और ये फॉल्स अंडर द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म्ड इन 2003। तो ये किसके अंदर आता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसके चुनाव अभी होने थे 4 अप्रैल को लेकिन हो नहीं पाए। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2003 में बनी थी, और उसके 5 साल का जो टर्म है एक्सपायर कर गया, इस कारण से वो गवर्नर रूल के अंदर आ गया है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस वाज अ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो आगे आप देखते जाइए मेरे साथ न्यूज़पेपर को। यहाँ पे एक न्यूज़ आएगी आगे इंपॉर्टेंट,
चकमा एंड हजोंग दे नीड हेल्प। राइट्स ग्रुप का कहना है कि चकमा एंड हजोंग जो ट्राइब्स है उनको हेल्प की ज़रूरत है। अब क्यों उनको हेल्प की ज़रूरत है? क्योंकि उनके राशन कार्ड जो थे वो अरुणाचल प्रदेश में 1991 में एक ऑर्डर के द्वारा सीज कर लिए गए थे। तो चकमा ट्राइब जो है, हजोंग ट्राइब जो है, उनका अरुणाचल प्रदेश में राशन कार्ड 1991 में एक ऑर्डर के थ्रू सीज कर लिए गए थे। अब जब ये सीज कर लिए गए, अब आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन या जो अंत्योदय वाले लोग हैं, उनको जो हेल्प कर रही है वो राशन कार्ड है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन ले सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा राशन दिया जा रहा है, जो 5 किलो का था उससे 5 किलो एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है। इन सब के लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ऑथर नहीं है, मतलब बेसिकली जो राइट्स ग्रुप का कहना है यही कहना है कि चकमा और हजोंग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे, राशन कार्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज से वंचित रह जाएंगे। तो जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज था उससे वो वंचित रह जाएंगे। अब मैं इस न्यूज़ आइटम में जो मेन आपको चीज़ बताऊंगा वो चकमा और हजोंग डिस्ट्रिक्ट, उसके चकमा एंड हजोंग ट्राइब्स और उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले चकमा ट्राइब के बारे में देखते हैं। तो चकमा ट्राइब आर बेसिकली नेटिव टू ईस्टर्न मोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो तो वो बेसिकली जो ये थे वो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन जो आपका बांग्लादेश में रहता है ना, वहाँ की लार्जेस्ट एथनिक ट्राइब है। ओके, तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है बेसिकली चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन जो साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में आता है, वहाँ की लार्जेस्ट है। इसके अलावा और कहाँ पाए जाते हैं चकमा? तो मिजोरम में भी पाया जाता है। मिजोरम में चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बेसिकली दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन मिजोरम। देन त्रिपुरा इंडिया में भी वो फोर्थ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। त्रिपुरा में वो फोर्थ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये है। अरुणाचल प्रदेश में ये कप्ताई डैम ट्रेजेडी थी, उसके बाद ये आए थे, माइग्रेट होके आए थे 1964 में अरुणाचल प्रदेश में कप्ताई डैम ट्रेजेडी के बाद। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कप्ताई डैम ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 1964, और उस समय कौन सी ट्राइब माइग्रेट होके आई थी, तो चकमाज। ओके, 20 to 30,000 की इनकी पॉपुलेशन असम में भी है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये लगभग सारे स्टेट्स में ही आप देख सकते हो। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम भी हो गया, है ना, याद रखिएगा। वहीं हजोंग ट्राइब की बात करें तो हजोंग इंडिया में एसटी स्टेटस रखता है। तो एसटी स्टेटस हजोंग ट्राइब को दिया गया है इंडिया में। एंड दे आर फाउंड इन गारो एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय, जो कि बेसिकली गारो खासी वाले जो मेघालय के रीजन से वहाँ, और इसके अलावा धुबरी एंड गोलपारा जो रीजन आसाम का है वहाँ पे पाए जाते हैं। देन इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी ये हजोंग ट्राइब पाई जाती है। तो ये आप याद रखें, दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था जिसके बारे में आपको बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूजीसी में गिव एकेडमिक कैलेंडर टुमारो। तो यूजीसी अपना एकेडमिक कैलेंडर कल निकालने वाला है। न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यूजीसी के बारे में जानना है कि यूजीसी क्या है, कब बना। तो यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश इन 1953, बेसिकली 1953 में बना था। एंड ये 1956 में स्टैट्यूटरी बना दिया गया था। तो 1953 में बना था, लेकिन स्टैट्यूटरी कब बना? 1956 में। अब स्टैट्यूटरी बना तो कोई एक्ट आया होगा, है ना। तो एक्ट आया था यूजीसी एक्ट 1956 का। यूजीसी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया में हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए ये यूजीसी की बॉडी बनाई गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आपको पता है कि ग्रांट भी देता है, डिसवर्सेस फंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देन इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अनाउंस किया इट्स प्लान टू रिपील यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। यूजीसी एक्ट 1956 को रिपील करने का प्लान 2018 में एचआरडी ने दिया। इसके बाद उन्होंने एक बिल स्टिपुलेट किया जिसमें कि जो यूजीसी है उसको रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी। ओके, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही, चल रही है अभी, वो अभी पूरा रियलाइज नहीं हुआ है प्लान। द बिल स्टिपुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉडी जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स जो कि यूजीसी से रिलेटेड था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक अब न्यूज़ है बेसिकली यूनाइटेड नेशन वार्न्स ऑफ ह्यूमन राइट्स डिजास्टर। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ कहाँ से है। तो ये न्यूज़ जो है वो इस पेज से है। यूनाइटेड नेशन बॉडी वार्न्स ऑफ, है ना, है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स के जो है मिशेल बैशेले, उनका कहना ये है कि बेसिकली जो कंट्रीज हैं दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ओके, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर द एक्सेप्शनल और इमरजेंसी मेजर्स। तो एक्सेप्शनल इमरजेंसी मेजर्स के आड़ में जो ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करना चाहिए कंट्रीज को, ऐसा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है। इमरजेंसी पावर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द पब्लिक, ओके, टू क्वैश डिसेंट। इमरजेंसी पावर का यूज आप इसलिए नहीं करो कि उसको एक वेपन की तरह यूज
यूज करने लगो फॉर क्वैशिंग द डिसेंट एंड कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. ओके, दे शुड बी यूज टू कोप अप विद द पैंडेमिक, नथिंग मोर नथिंग लेस. और यहाँ पे इनका जो मिशेल बैशले हैं जो कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उनका ये कहना है कि जो इमरजेंसी पावर है उसका यूज आप केवल और केवल टू कोप अप विद द पैंडेमिक करो. ओके, पैंडेमिक से लड़ने के लिए ही करो, ना कि उससे ज़्यादा ना ही उससे कम. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक फंक्शनल कमीशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और ये 1946 से काम कर रही है. 2006 में इसको रिप्लेस कर दिया गया और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दिया गया. तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो था वो 2006 में क्या कन्वर्ट हो गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रूप में. ओके, एंड इट वाज अ सब्सिडियरी बॉडी. एक सब्सिडियरी बॉडी थी किसकी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक की सब्सिडियरी बॉडी थी. इट वाज आल्सो असिस्टेड इन इट्स वर्क बाय द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, UNOHCR इसको हेल्प भी करता है. एंड इट वाज यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल मैकेनिज्म इंटरनेशनल फोरम कंसर्न्ड विद द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये प्रिंसिपल बॉडी थी जो कि प्रमोट करती थी एंड प्रोटेक्ट करती थी किसको, ह्यूमन राइट्स को. ठीक है ना. 15 मार्च 2006 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोट किया और UNCHR को रिप्लेस कर दिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के थ्रू. तो ये आपको इंपॉर्टेंट था बताना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. तो दीज वर द न्यूज आइटम्स ऑफ द डे एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, या नीचे ऊपर से नीचे आप देख सकते हो. तो दीज आर द थिंग्स विच वी डिस्कस. काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इसको पढ़ लेना फिर से. अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारा ही सुन लेना, है ना. So these were the important news items of the day. Thank you and have a nice day.